हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं मैश एनालिसिस में। चैप्टर 1 में डीसी सर्किट्स में मैश एनालिसिस एक टॉपिक है, सबको पता ही है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आना है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स मैश एनालिसिस का क्वेश्चन करते हुए कमिट करते हैं और वो एंड तक होती ही रहती हैं। कई बार हम लोग ठीक कर जाते हैं, कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैश एनालिसिस में हमारे काम की हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो उस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ़ मैश हमें चाहिए। नंबर ऑफ़ मैश, कितने मैश उस सर्किट में हैं। मैश क्या होता है? जो भी क्लोज लूप हमें नज़र आ रहा है आँखों से देख करके, जितने भी डिविजन्स, जितने भी सेक्शंस मैश के उस सर्किट के हैं वो सब मैश हैं। ठीक है। लूप्स ज़्यादा होते हैं, लूप्स हमें नहीं देखने हैं, हमें मैश से काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 2 बॉक्सेस हैं, 2 डब्बे दिख रहे हैं, तो ये 2 मैश हैं। आपको ज़्यादा देखने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी क्लियर टू सी कि कितने नंबर ऑफ़ मैश हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर ऑफ़ मैश हैं उतने ही करंट होंगे जिन करंट्स के लिए हमें सॉल्यूशन करना है, राइट। आप उन करंट्स को एज्यूम करते हो हर एक मैश में। एज्यूम करने के लिए आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे कि जब भी हम लोग किसी मैश में करंट्स को एज्यूम करें तो वो करंट मैश के अंदर सर्कुलेट हो रहा हो, ना कि ब्रांच के अंदर। जैसे कुछ स्टूडेंट्स लोग गलती कर सकते हैं कि वो यहाँ पर करंट को मान लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको करंट नहीं मानना है, आपको मैश के अंदर करंट को मानना है। क्योंकि मैश तो आपका पूरा एक क्लोज लूप है और उसके अंदर मानने वाला जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी 2 ही डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज होगा तो ऐसा नज़र आएगा जैसा हम अभी देख पा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द एज्यूम्ड डायरेक्शन। उसके हिसाब से हम देख लेंगे। उसके बाद आपको फॉलो करना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी बैटरीज़ हैं उन बैटरीज़ में करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो वो अपनी पोलैरिटी के हिसाब से चलेगा। जैसे यहाँ पर आप वोल्टेज को देख पा रहे हैं, इस वोल्टेज में जो पोलैरिटी आपको दिख रही है वो आपको ऊपर पॉजिटिव नज़र आ रही है और नीचे नेगेटिव। करंट का कोई रोल नहीं है इसमें, डायरेक्शन कहीं भी आएगी, पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा। रेजिस्टेंस में जो साइन कन्वेंशन है वो फॉलो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से। जो करंट जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड को है, तो रेजिस्टेंस में जो साइन कन्वेंशन होगा वो प्लस आपका एंटरिंग टर्मिनल होगा और माइनस आपका लीविंग टर्मिनल होगा। तो विद दिस यू एज्यूम द पोलैरिटीज़। पोलैरिटी कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि आपको केवीएल की इक्वेशन लिखनी है और केवीएल में आपको सारे वोल्टेजेस का सम करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये वोल्टेज है V1, एक ये वोल्टेज है V2, एक ये वोल्टेज है V3। V1 आपको डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन V2 आपका IR के हिसाब से रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकलेगा, V3 भी IR के हिसाब से वोल्टेज निकलेगा। I आपका करंट है जो हमने एज्यूम किया है, R आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है और डायरेक्शन के हिसाब से उसका प्लस और माइनस साइन होगा। जब आप केवीएल इक्वेशन लिखते हैं तो सिंपली हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर मैश की इक्वेशन को कंसीडर करते हुए साइन को लेके चलते हैं वोल्टेजेस के। मर्जी आपकी है कि आप किसी भी साइड के डायरेक्शन को, करंट की जो पोलैरिटी को है उसको कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस का साइन आपका यहाँ लगेगा और प्लस का साइन ही आपका यहाँ लगेगा। तो जब आप इसको कंसीडर करोगे फॉर राइटिंग द केवीएल इक्वेशन, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3 इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कि जब हम क्लॉकवाइज घूमते हुए इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग पहला वाला साइन कंसीडर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट का। ठीक है, हमने पहला वाला साइन V1 का लिया, V2 का लिया, V3 का लिया, इक्वेशन बन गई। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है मैश एनालिसिस का। हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी ऐसे ब्रांचेज हैं हमारे पास जो 2 मैश के बीच में हैं, जैसे R3 आपका 2 मैश के बीच में है, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में मैक्सिमम 2 करंट ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। और ऐसी ब्रांचेस को छोड़ के बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में सिर्फ 1 करंट होगा, राइट। कभी भी गलती से 2 करंट वहाँ नहीं लगाने हैं। तो प्रोसेस के हिसाब से हम क्या करेंगे, 1 करंट हमारा मैश 1 का होगा, 1 करंट हमारा मैश 2 का होगा, दोनों हमने क्लॉकवाइज माने। क्लॉकवाइज के हिसाब से हम लोग सारी पोलैरिटी मार्क करेंगे। यहाँ I1 है प्लस माइनस, V1 का ऊपर प्लस है, V2 का ऊपर माइनस है और R2 में करंट I2 जाएगा, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस। अब R3 रेजिस्टेंस जो 2 मैश के बीच में है उसमें 1 करंट नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों मैश के बीच में है, और अगर वो दोनों मैश के बीच में है तो I1 करंट भी उसमें से जा रहा है ऊपर से नीचे को घूमते हुए और I2 करंट भी जा रहा है
रहा है नीचे से ऊपर को घूमते हुए, राइट। तो इन दोनों में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, अपोजिशन इन द डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, किसी एक करंट को बड़ा मान के दूसरे को छोटा मान के नेट करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर I1 को हम कहते हैं बड़ा है तो डायरेक्शन I1 की ही रहेगी डाउनवर्ड, I1 माइनस I2। अगर हम I2 को बड़ा कहते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी और करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन के साथ आप चल सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस था, एक क्विक रिवीजन मैश एनालिसिस का, जिसमें किसी भी तरह से करंट सोर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होती है वो होती है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ करंट सोर्स लगा हुआ है, वो ज़्यादातर गलतियां वहाँ करते हैं। अब एक बार फिर से मैं आपको एक सिंपल सी लाइन का रिवीजन करा दूं कि मैश एनालिसिस में केवीएल की इक्वेशन हम हर उस करंट के लिए लिखते हैं जो अननोन है, ठीक है। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, जो करंट अननोन है इक्वेशन सिर्फ उसकी आएगी। अब अगर आप मैश एनालिसिस का मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो क्लियरली यू कैन सी देयर आर 3 मैश। मैश नंबर 1 I1 करंट क्लॉकवाइज, मैश नंबर 2 I2 करंट क्लॉकवाइज, मैश नंबर 3 I3 करंट क्लॉकवाइज। इतना करने के बाद आपने देखा कि जो 5 एम्पियर वाला ब्रांच है वो आपका मैश 1 में कनेक्ट है और करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, और मैंने जो I1 करंट माना है वो भी ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है कि I1 का वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। दूसरा करंट सोर्स आप देखेंगे 3 एम्पियर, जो मैश नंबर 2 और मैश नंबर 3 के बीच में है। अब मैश नंबर 2 और 3 के बीच में लगी जो ब्रांच है उसमें जो करंट जाएगा उसमें 2 और 3 दोनों का कॉम्बिनेशन जाना है। वो कॉम्बिनेशन कैसे है, I2 करंट आपका जा रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में और I3 करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए इसका मतलब है कि जो नेट करंट है या तो वो I2 माइनस I3 होगा और या तो वो I3 माइनस I2 होगा, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। I2 माइनस I3 होगा तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, I3 माइनस I2 होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं I2 माइनस I3 तो ये माइनस 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ लिखते हैं I3 माइनस I2 तो ये प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब आप देखते हैं कि टोटल हमने 3 करंट एज्यूम किए थे, राइट। 3 करंट एज्यूम करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली थी, लेकिन हमारा एक करंट जो मैश 1 का है वो 5 एम्पियर वैल्यू दे चुका है, उसकी वैल्यू पता चल गई। तो मैश 1 की इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए, मैश 1 की इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। ज़्यादातर लोग एक गलती यहाँ करते हैं, वो मैश 1 की इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद वो सब गलत होता है। दूसरा, अगर मैश 1 सॉल्व हो चुका है तो मैश 1 को अब मुझे किसी भी तरह से कंसिडर नहीं करना है। मैश 2 और मैश 3 पे अगर मैं कंसंट्रेशन करूं तो यहाँ आपको नज़र आता है एक कंडीशन जो कि सुपर मैश की कंडीशन है। सुपर मैश की कंडीशन क्या होती है भाई? सुपर मैश की कंडीशन होती है कि जब 2 मैश के बीच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है तो वो दोनों मैश कंबाइंड होकर एक सुपर मैश की इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो 2 अननोन्स हैं I2 और I3। 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। उन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, ये वाली इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मीन्स ओनली एक इक्वेशन की ज़रूरत है, और वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी? मैश 2 और मैश 3 को दोनों को कंबाइंड करके, जिसको हम सुपर मैश कह रहे हैं, ठीक है। सुपर मैश की इक्वेशन बनाने के लिए मैं वापस से वही कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोलैरिटी ऑफ 1 ओम वोल्टेज मार्क किया, 10 ओम का वोल्टेज मार्क किया, 1 ओम के डायरेक्शन ऑफ करंट I1 और I2 दो करंट वहाँ से जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, I1 माइनस I2 को मानते हुए ऊपर प्लस लगाया और बैटरी का ऊपर प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 इंटू I3 प्लस 10 इंटू I2 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 5 माइनस 2 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि इस 2 ओम में से भी करंट मैंने लेफ्ट टू राइट मानते हुए I1 माइनस I3 वैल्यू ले लिया है। तो प्लस आपका लेफ्ट साइड माइनस आपका राइट साइड। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप दोनों अननोन को सॉल्व कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इस तरह के क्वेश्चन करने का एक और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से मैंने एक ऐसा केस कंसिडर किया है जहाँ पर 2 मैश के बीच में करंट सोर्स लगाए, यानी कि एक सुपर मैश की कंडीशन बनने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट I1 करंट, I2 करंट और I1 माइनस I2 इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ I, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए जो सुपर मैश की बन जानी चाहिए थी यहाँ से कंबाइंड करके। तो मेरा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं इस करंट सोर्स के अक्रॉस एक वोल्टेज एज्यूम कर लूँ। मान लीजिए मेरा एक वोल्टेज है इन टर्मिनल्स के बीच में V नाम का, और उसकी पोलैरिटी भी मैंने एज्यूम कर लिया है कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला? ऐसा करने से मुझे ये फ़ायदा है कि मैं मैश 1 की इक्वेशन लिखता हूँ तो मैश 1 की इक्वेशन बनती है माइनस ऑफ V1 अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी
प्लस ऑफ I1R1 प्लस ऑफ V इक्वल टू 0। मैंने मैश 1 को कंसीडर किया है पूरी तरह से, जिसमें एक V अननोन वोल्टेज मैंने एज्यूम कर रखा है उस करंट के अक्रॉस, ताकि मैं KVL की इक्वेशन बना सकूं उस पर्टिकुलर मैश के लिए, क्योंकि मैश इक्वेशन KVL की इक्वेशन में मुझे वोल्टेजेस की ज़रूरत है। प्रीवियस वाले केस में मैंने 3 एम्पियर को कंसीडर नहीं किया था, उससे इक्वेशन बना लिया था, वहाँ मैंने V को नहीं माना था, लेकिन यहाँ मैं V को मान के आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, राइट। और इसी तरह से आप जब मैश 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा प्लस का I2R2 प्लस का V2 माइनस का V इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन में से, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से V का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से V का वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा I2R2 प्लस V2, और इसको उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूँ मैश 1 में, मैश 1 की इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिला, माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ I1R1 प्लस ऑफ I2R2 प्लस ऑफ V2 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मिली जो मुझे सॉल्व करनी है अलॉन्ग विद दिस वन जो मैंने पहले बनाई थी करंट के फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखें, जो मैंने अभी अभी एक न्यूली एक इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन क्या सुपर मैश की इक्वेशन नहीं है। आप देखिए, मैश 1 और मैश 2 को मिला के जब आप सुपर मैश की इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट्स होंगे। एक आपका वोल्टेज सोर्स V1, एक आपका रेजिस्टेंस R1, एक आपका रेजिस्टेंस R2 और एक आपका वोल्टेज सोर्स V2। इन 4 कंपोनेंट को मिला के एक टोटल इक्वेशन बननी थी, सुपर मैश की इक्वेशन जिसे कहते हैं, और ये इक्वेशन आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है इस मेथड के थ्रू भी। तो ये एक दूसरा तरीका है सुपर मैश की कंडीशन को ऑब्जर्व करने का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप अब मैश एनालिसिस में आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, आगे और लर्निंग वीडियोस हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।